Good morning, students. I hope you all are good and healthy. Welcome to the daily current affair oriented classes with Siddhi Priksha. So, I'm back with some new topics जो कि important है आपके एग्जाम के रिलेटेड। एनडीए हो, सीडीएस हो, सीएपीएफ हो, कोई भी आपका एग्जाम हो, करंट तो सेम ही रहेगा। ठीक है, कितनी डेप्थ में जाना है, कितनी डेप्थ में नहीं जाना, वो हम देखते रहेंगे टॉपिक के हिसाब से। ठीक है, और साथ ही साथ क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे। जो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधा एग्जाम में रिफ्लेक्ट हो सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को भी हम देखेंगे। ठीक है, सो जीके करवाना मेरी जिम्मेदारी है, जीएस करना आपकी जिम्मेदारी है। टेंशन नहीं लेनी, फोड़ देंगे एग्जाम को। और आज का जो एजेंडा रहेगा हमारे पास जो रहेगा ये। सो सबसे पहले क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जैसे कि हम डेली करते हैं। क्वेश्चन क्या होंगे, सॉल्यूशंस क्या होंगे, साथ में देखेंगे और देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन रिफ्लेक्ट होते हैं एग्जाम के अंदर, राइट। अब दूसरा हम देखेंगे प्री फायर मिशन। बेसिकली प्री फायर मिशन है क्या? सो ये एक नासा का मिशन है। कैसा मिशन है? मिशन ओरिएंटेड क्वेश्चन, जैसे कि मैं आपको बताता आया हूँ, तो वो सीधे के सीधे एग्जाम में सीधा उठ के ऐसे ही आ जाता है कि जो प्रीफेस मिशन है ये किसका मिशन है और ये किससे रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे एक नई ट्राइब का नाम न्यूज में आया है, क्यों न्यूज में इसका नाम है ट्राइब का, और इस ट्राइब के बारे में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जानेंगे। ट्राइब का नाम है निशी ट्राइब। अब उसके बाद हम देखेंगे नरवा रिवर के बारे में। अब नरवा रिवर क्या है, नरवा रिवर क्यों न्यूज में है, बेसिकली इससे क्या क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, वो देखेंगे। और लास्ट में देखेंगे ट्रेड डेफिसिट क्या होता है। ये एक इकोनॉमी की टर्म है और इंडिया की अभी एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया कि इंडिया रिसेंटली ट्रेड डेफिसिट फेस कर रही है। सो इंडिया क्यों ट्रेड डेफिसिट फेस कर रही है, ट्रेड डेफिसिट होता क्या है, सब कुछ हम करेंगे। इसी के साथ जो पहला क्वेश्चन है रिफ्लेक्ट पीछे हो रहा है आपके सामने, देखो और आंसर करो। सो क्वेश्चन है हु हैज बिकम, ऑप्शन 4 है, इनमें से वो कौन है जिन्होंने इंडिया की तरफ से पहली बार गोल्ड जीता है जिम्नास्ट में। ठीक है, सो बेसिकली अभी क्या हुआ है कि जिम्नास्टिक्स का कंपटीशन है जो कि है, उसका नाम है एशियन जिम्नास्टिक्स चैंपियनशिप। सो ये जो एशियन चैंपियन जिम्नास्टिक्स है, अब तक जिम्नास्टिक्स में, एशियन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में इंडिया का कोई भी गोल्ड नहीं आया था। सो पहली बार ऐसा आया हुआ है कि एक वुमेन ने इंडिया की तरफ से गोल्ड जीता, और ये 2024 में अभी रिसेंट में चली हुई ये है। सो आ सकता है ये क्वेश्चन। बताइए, 10 सेकंड आपके पास है, उसके बाद मैं आंसर दूंगा। सो whosoever नो दिस आंसर, वेरी गुड। जिसको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, द राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज निशा। सो ऐसा लग रहा है, सो बिल्कुल गलत है, निशा आंसर नहीं है। सो राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज दीप्ता। ये थोड़ा सा चल जाता है मजाक, ठीक है। सो दीप्ता कर्माकर, दीपा कर्माकर। सो इन दीपा कर्माकर त्रिपुरा से बिलोंग करती हैं। ये कहाँ से बिलोंग करती है? त्रिपुरा से। ये भी हम देखेंगे बेसिकली आगे। सो ये त्रिपुरा से बिलोंग करती हैं और इन्होंने इंडिया को इतना, मतलब होता है ना कि इंडिया की तरफ से किसी ने गोल्ड जीता और इतनी बड़े कंपटीशन में गोल्ड जीता है, तो वो इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा क्या है, प्राउड मूवमेंट है। ठीक है, सो यस, दीप्ता कर्माकर ने क्या जीत लिया है, गोल्ड मेडल जीता है। किसमें? एशियन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में। आप देख पा रहे हो ये हैं वो। अब यहां से क्वेश्चन कैसे आ सकता है? पहला क्वेश्चन तो यही आ जाएगा जो आपके सामने है। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो चैंपियनशिप है, इस चैंपियनशिप का 11th एडिशन चला हुआ है इस बार, और वो कहां पे, कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है इस चीज को। ठीक है, सो चैंपियनशिप का नाम है वुमेन आर्टिस्टिक चैंपियन जिम्नास्टिक्स चैंपियनशिप। ये हुई है तस्कंत उज्बेकिस्तान में। यस, सो तस्कंत उज्बेकिस्तान में ये चैंपियनशिप ने टेक प्लेस की है, और इंडिया की तरफ से दीपा कारमरकर ने क्या जीत लिया है, गोल्ड जीत लिया। किसमें? किसमें जीता है? जिम्नास्टिक्स में। सो ये दो पॉइंट्स याद रखना, और इसी के साथ चलते हैं अगले टॉपिक पे। और अगला टॉपिक है हमारे लिए प्री फायर मिशन। सो प्री फायर मिशन क्या है, बेसिकली ध्यान से सुनना थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद पीपीटी के साथ साथ चलते हैं। सो नाउ प्री फायर मिशन इज अ मिशन जो कि नासा ने निकाला है। ठीक है, अब नासा ने ये मिशन एक्स्टेब्लिश किया है। नासा इस मिशन के अंदर 2 सैटेलाइट को लॉन्च करेगा, जिसमें से एक सैटेलाइट नासा लॉन्च कर चुका है अभी रिसेंट में, राइट। अब और ये जो 2 सैटेलाइट होंगी, ये होंगी क्लाइमेट सैटेलाइट। इस सैटेलाइट को लॉन्च करके नासा चाह रहा है कि वो नॉर्थ पोल पे या फिर साउथ पोल पे, दोनों जो पोल्स है ना, आर्टिक हो गया और एंटार्क्टिक हो गया, वो पोल पे देखे कि हीट बजट क्या है। अब हीट बजट क्या है, हीट लॉस क्या है, सब कुछ हम पढ़ेंगे बेसिकली। बट पहले देख लेते हैं कि प्री फायर जो मिशन है इसकी फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, अब क्योंकि नासा चाहता है कि बेसिकली वो क्या करे, वो पोल पे जाके क्या देखे, वो पोल पे जाके देखे कि बेसिकली क्लाइमेट में क्या चेंजेस आ रहे हैं, राइट। सो मिशन की शुरुआत भी उसी से हो रही है। सो पी का मतलब, पी स्टैंड करता है पोल से रिलेट करता है, राइट। प्री फायर में पी का मतलब होता है पोल, आर का मतलब होता है रेडिएंट एनर्जी। ठीक है, आर हो गया रेडिएंट एनर्जी, कहां पे? इन दी फार इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट्स। सो ये है मिशन का नाम।
इसको आप याद रख सकते हो, याद ऐसे भी रख सकते हो क्योंकि ये जो सैटेलाइट लॉन्च हो रही है ये हो ही इसीलिए रही है ताकि वो हीट बजट को कैलकुलेट कर सके पोल पे, ठीक है। सो ये पोलर रेडिएंट एनर्जी इन द फार इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट, ये मिशन का नाम है। मिशन किसका है? नासा का मिशन है। अंडर दिस मिशन ही नासा ने क्या किया? लॉन्च कर दिया क्लाइमेट सैटेलाइट। जैसे कि मैंने आपको बताया क्लाइमेट सैटेलाइट क्या कर दिया? लॉन्च कर दिया। दो में से एक लॉन्च कर दिया सैटेलाइट, ठीक है, इन ऑर्डर टू मेजर द हीट लॉस फ्रॉम अर्थ पोल। अर्थ पोल पे कितनी हीट लॉस हो रही है, कितनी नहीं हो रही। अब ये कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी के हीट बजट से निकल के आता है। अब हीट बजट क्या होता है इन डेप्थ तो नहीं पढ़ेंगे, बट मैं आज की क्लास में जरूर बता दूंगा, आपको डाउट नहीं आएगा कि हीट बजट क्या होता है क्या नहीं होता, राइट। अब सेकेंडली क्या होता है, ये मिशन किस लिए? ऑब्वियसली हीट बजट को कर रहे हैं और वो पोल पे कर रहे हैं। सो एक पोल पे क्या है? आर्टिक है, दूसरे पोल पे अंटार्कटिक है। सो द मिशन विल मेजर हाउ हीट ऑफ द आर्टिक एंड अंटार्कटिक रेडिएट इनटू स्पेस, की मतलब कि जब हीट हमारी सन से अर्थ पे आती है तो जो सन से अर्थ पे हीट आती है वो आती है शॉर्ट वेव रेडिएशंस में, और जब अर्थ से हीट वापस रेडिएट होके जाती है वो जाती है लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, उनको बोलते हैं लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस। अब ये पूरा कॉन्सेप्ट है हीट बजट का, राइट। अब जब हीट ऊपर से नीचे आ रही है और पोल्स पे से कितनी हीट रेडिएट होके वापस जा रही है, ये मेजर करने के लिए ये मिशन का मेन यही मोटिव है, ठीक है। हाउ दिस इन्फ्लुएंस द प्लैनेट क्लाइमेट, और ये चीज प्लैनेट का क्लाइमेट कैसे इन्फ्लुएंस करती है, क्योंकि जितनी हीट आ रही है अगर उतनी हीट यहाँ से जाए, बेसिकली यही होता है एक हेल्दी हीट बजट, क्योंकि अगर ज्यादा हीट यहीं पे ट्रैप हो जाएगी तो अर्थ का जो ओवरऑल टेम्परेचर है ना वो इंक्रीज कर सकता है, राइट। अब देयरफॉर इट विल हेल्प साइंटिस्ट बेटर अंडरस्टैंड द हीट बजट ऑफ द प्लैनेट, ऑब्वियसली हीट बजट को वो जानेंगे। अब एक नोट वाला पॉइंट ये है, ये एग्जाम में तो नहीं आएगा बट ये टर्म्स यूज हो सकते हैं एग्जाम में, कि जो नासा ने इस मिशन के अंदर मिसाइल्स को लॉन्च करना है ना, एक तो लॉन्च हो चुकी है, दो टोटल मिसाइल है। ये मिसाइल बहुत ही छोटी मिसाइल्स हैं और इनको बोला भी क्या जाता है और इनका दूसरा नेम क्या हो जाता है, तो ये एक शू बॉक्स क्यूब मिसाइल है। एक जैसे होता है ना शू का डब्बा होता है क्यूब शेप का, बिल्कुल छोटी सी मिसाइल है ये, ठीक है। तो इस मिसाइल को इस नाम से भी डोनेट कर देते, इस नाम से भी बुला सकते हैं इसको कि शू बॉक्स साइज क्यूब मिसाइल या फिर क्यूब स्टैट। क्या बोल देते हैं? क्यूब। क्यूब मतलब कि ये एक छोटी सी क्यूब की तरह दिखने वाली है, स्टैट मतलब कि सैटेलाइट, राइट। सो ये याद रखना इसी के साथ साथ। अब देख लेते हैं हीट बजट क्या होता है। तो हीट बजट की नॉर्मल सी डेफिनेशन यही है कि ये एक बैलेंस है बिटवीन द अमाउंट ऑफ हीट इनकमिंग टू द अर्थ फ्रॉम द सन टू द अमाउंट ऑफ हीट आउटगोइंग फ्रॉम अर्थ टू द स्पेस। मतलब कि ये सन है और ये अर्थ है, जितनी रेडिएशन अर्थ सन से अर्थ पे आ रही है इनकमिंग, वो बराबर होनी चाहिए जितनी अर्थ से सन पे जा रही है। इसको बोलते हैं हीट बजट और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। देखो मैंने बोला था आपको शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन जो होती है वो आती है सन से अर्थ पे, और जब अर्थ से वो रेडिएशन रिफ्लेक्ट बैक होके जाती है दोबारा सन पे, उसको हम बोलते हैं लॉन्ग वेव सोलर रेडिएशन या फिर लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन उनको बोल देते हैं, राइट। अब एग्जाम्पल ले लो कि बेसिकली 100% है रेडिएशन जो ऊपर से आ रही है। अब जब सन से रेडिएशन अर्थ पे आती है ना, सो उसमें से कुछ रेज होती हैं जो क्लाउड्स ही रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, क्योंकि क्लाउड का एक एल्बिडो फैक्टर होता है। एल्बिडो फैक्टर का मतलब होता है कि वो सन रेज को कितनी जल्दी रिफ्लेक्ट बैक कर दे, ठीक है। सो कुछ क्लाउड्स रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, कुछ वो एटमोस्फेयर रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, ठीक है। और ऐसे ऐसे करके ये 100% होती है ना, कुछ जाके नीचे 100% में से, अगर मैं रफ आपको बताऊं 100% में से, देखो ये एक रफ नोट है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, बट हीट बजट को ऐसे ही स्टडी किया जाता है क्योंकि जितनी रेडिएशन 100% नीचे आ रही है 100% ही वापस आउट गोइंग भी होनी चाहिए। सो इनकमिंग शुड बी इक्वल्स टू आउट गोइंग फॉर अ हेल्दी हीट बजट, राइट। अब अगर मानो कि 100% आई हैं अर्थ पे तो 35 तो वापस चली जाती हैं, कुछ एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, कुछ उसको स्नो रिफ्लेक्ट बैक कर देती है क्योंकि स्नो का भी एल्बिडो फैक्टर होता है, ठीक है। कुछ उसको क्लाउड से रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, तो उसमें से 35 तो एज इट इज रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, और 75% और जो 75% होती है उसको अर्थ अपने अंदर अब्जॉर्व कर लेता है, कुछ एटमॉस्फेयर अब्जॉर्व कर लेता है। फिर जैसे जैसे डे चलता रहता है वैसे वैसे जैसे जैसे शाम होती है और आगे आगे चलता है, तो वो चीजें जो 75 है वो भी रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं बाय द प्रोसेस, लाइक रेडिएट हो जाती है अर्थ से कंडेंसेशन की प्रोसेस से। सो वो 75 भी क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। और एट द एंड ऑफ द डे
जो 100% सन से आई है वो इक्वल हो जाएगी 100% जो अर्थ से सन से बाहर गई हैं, ठीक है। अब ये टॉपिक और ज्यादा डेप्थ में भी पढ़ने वाला है, बट वो हम अपने जीएस टॉपिक में आराम से करेंगे। बट अब आपको पता चल गया है कि हीट बजट का मतलब होता है कि कितनी रेडिएशन सन से अर्थ पे आ रही है, दैट शुड बी इक्वल टू दी हाउ मच आउटगोइंग रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ टू द सन। और दोनों रेडिएशन अलग है, आने वाली शॉर्ट वेव होती है, जाने वाली लॉन्ग वेव होती है, राइट। ग्रेट। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके लिए ये है। अब आप सोच रहे होंगे सर आप 2 क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं। अब मैं आने वाले टाइम में ना थोड़े थोड़े क्वेश्चंस इंक्रीज करूंगा, क्योंकि बेसिकली क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में सोल्व करने हैं, राइट। सो क्वेश्चन आ सकता है ये बन के कि जो ये निशी ट्राइब रिसेंटली सीन इन न्यूज है, इज द लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप ऑफ विच स्टेट। कौन सी स्टेट की ये ट्राइब है, कौन सी स्टेट का ये एथनिक ग्रुप है। अब मुझे बता दीजिए, या वो असम है, या बिहार है, या अरुणाचल प्रदेश है, या मिजोरम है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन, देखो इतना आप आंसर्स करो, जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, या फिर ये क्वेश्चन अभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो हम इस क्वेश्चन, हमने देख लिया कि टॉपिक में से क्वेश्चन निकल के तो ये आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। क्वेश्चन नहीं भी आता तो कुछ बात नहीं, क्योंकि इसके बाद मैं बताऊंगा कि ये ट्राइब न्यूज में क्यों है, और इस ट्राइब के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। सो बताओ अब। तो जिन्होंने आंसर किया है अच्छी बात है, जिन्हों को नहीं पता वो भी अच्छी बात है। सो द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन इज अरुणाचल प्रदेश, और ये बिल्कुल सही आंसर है। सो अरुणाचल प्रदेश से ये ट्राइब बिलोंग करती है, और ये कुछ इमेजेस है इस ट्राइब की। हर ट्राइब का क्या होता है, अपना एक कल्चर होता है, अपना एक ड्रेसिंग सेंस होता है। सो ये इनका अटायर है। अब हम चलते हैं ये न्यूज में क्यों था। सो पहली बार ऐसा हुआ है कि इस ट्राइब की किसी वुमेन ने माउंट एवरेस्ट क्लाइम कर लिया हो, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और मैंने कल की क्लास में भी आपको बताया था, कल या परसों की क्लास में बताया था कि इंडिया की कौन सी वो वुमेन है जिन्होंने रिकॉर्ड बना दिया कि उन्होंने 55 ईयर्स की एज में माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया। अब रिसेंट न्यूज में माउंट एवरेस्ट 2 बार न्यूज में आ चुका है, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है आपके लिए। या तो वो पूछ सकते हैं कि ओल्डेस्ट वुमेन कौन है, या फिर वो एथनिक ग्रुप से भी पूछ सकते हैं कि कौन सी ट्राइब की वुमेन ने क्या कर रहा है रिसेंट में, क्या किया, क्लाइम किया क्या माउंट एवरेस्ट। सो निशी ट्राइब की वुमेन ने क्लाइम किया माउंट एवरेस्ट, और ये पहली वुमेन बन चुकी है इस ट्राइब की। वुमेन का नाम है केबेक यानो, और ये वो वुमेन है जिन्होंने क्या किया है, क्लाइम किया माउंट एवरेस्ट। अब न्यूज में ये था, ट्राइब के बारे में पूछ सकते हैं आपसे, या फिर केबेक यानो के बारे में पूछ सकते हैं, बट फिर भी एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं इस ट्राइब के बारे में। सो बेसिकली पहले इस ट्राइब को क्या बोला जाता था, डफला। डफला बोला जाता था इस ट्राइब को पहले, DAFFLA, डफला। सो पहले इस ट्राइब को डफला भी बोला जाता था, और ये एक लार्जेस्ट इथनिक ग्रुप है, कहाँ का, अरुणाचल प्रदेश का। हमें ये अब पता लग गया है। इस ट्राइब के अंदर कोई भी कास्ट क्लास सिस्टम नहीं है, बेसिकली आपको नहीं देखने को मिलेगा कास्ट सिस्टम, क्योंकि एक ट्राइब है तो ये साथ में ही रहना पसंद करते हैं, और इसके अंदर मतलब सब डिवीजन में कोई भी आपको कास्ट क्लास नहीं देखने को मिलेगी। बट पोलीगैमी जरूर देखने को मिलेगी। इसका मतलब होता है दैट मैन कैन मैरी मोर देन वन वाइफ, एक मैन की एक से ज्यादा वाइफ हो सकती है। सो ये इस एथनिक ग्रुप में देखा जाता है। अब जो लोंगटे है ये मेजर क्या है, एक फेस्टिवल है इस ट्राइब का, राइट। अब ये ट्राइब अपने आप को मानती है कि ये डिसेंडेंट हैं किसके, एबोटानी के, मतलब कि ये एक पहले फर्स्ट ह्यूमन बींग्स जो आए थे ना, ये ट्राइब मानती है जो पहले ह्यूमन बींग्स आए थे ना, हम उसी के डिसेंडेंट हैं, ठीक है। सो ये सब इनकी अपनी बिलीफ है, ठीक है। सो ये इस ट्राइब के बारे में, ये इस ट्राइब के बारे में न्यूज में इंपॉर्टेंट था। सो 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला बन सकता है कि किन, मतलब इस ट्राइब में से किस वुमेन ने क्या किया है, माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया है, या फिर एथनिक ग्रुप बन सकता है कि ये कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का। याद रखना दोनों चीजें। और इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं अगले टॉपिक पे, जो है नरवा रिवर। सो ये नरवा रिवर क्या है, और अभी न्यूज में क्यों आई है। सो ये न्यूज में क्यों आई है, क्योंकि नरवा रिवर जो है, आप पीछे मैप देख पा रहे हो, यहाँ पे एस्टोनिया है, और ये बेसिकली रशिया है। वेट अ मिनट, ये गूगल मैप से ही लिया, बेसिकली ये रशिया है, राइट। अब यहाँ पे रशिया है, यहाँ पे है गल्फ ऑफ फिनलैंड, यहाँ पे है फिनलैंड का गल्फ, और ये बाल्टिक सी है, राइट। यहाँ पे है गल्फ ऑफ फिनलैंड। अब ये गल्फ ऑफ फिनलैंड है, यहाँ पे जो ये सी आप देख पा रहे हो, ये है नरवा रिवर। ये सी अलग है, ये सी है पेप्सिया। ये सी अलग है, ये है पेप्सिया, ये है नरवाना, यहाँ पे है गल्फ ऑफ फिनलैंड, ये है एस्टोनिया, और ये है रशिया। ये है इस रिवर का मैप। अब ये न्यूज में क्यों था, रिसेंट में क्या हुआ है कि रशिया और एस्टोनिया के बीच में थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स देखे गए हैं, क्योंकि बोला गया है कि इस रिवर के अंदर कहीं पे
उन्होंने एक पॉइंट्स लगाए थे, जो वो पॉइंट्स क्या कर रहे थे, डिमार्केशन कर रहे थे दोनों कंट्री के बीच में, बॉर्डर्स के बीच में, ठीक है। अब वो पॉइंट्स वहां से हटा दिए गए हैं। अब वो क्यों हटाए हैं, क्यों नहीं हटाए हैं, तो दोनों कंट्रीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ चुका है। अब एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा, बट नर्वा रिवर की ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में जरूर पूछा जा सकता है, ठीक है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता दी है, राइट। अब ये एस्टोनिया है, यहाँ पे है नर्वा रिवर, उस तरफ रशिया है, इसके ऊपर जो है वो है गल्फ ऑफ फिनलैंड, और नीचे है पेप्सिया रिवर, ये अलग है, ठीक है। अब और ज्यादा डिटेल में देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। सो न्यू डिस्प्यूट आ गया है बिटवीन रशिया के बीच में इमर्ज हो गया और एस्टोनिया के बीच में। क्यों? रिमूवल ऑफ नेविगेशन मार्कर्स ऑन द नर्वा रिवर विच फॉर्म पार्ट ऑफ द बॉर्डर्स बिटवीन द टू कंट्रीज। जैसे कि मैंने आपको बताया था, क्योंकि रिवर के अंदर जब किसी भी चीज की डिमार्केशन की जाती है ना, सो रिवर के, देखो, जब एक कंट्री होती है दूसरी कंट्री होती है, जब दोनों कंट्रीज को डिमार्केट, जब दोनों कंट्री के बीच में हम एक बॉर्डर बनाते हैं ना, सो अगर वहां पे लैंड है, सो बॉर्डर की पे फेंसिंग हम लगा सकते हैं। बट अगर एक रिवर दोनों कंट्रीज के बीच में आ रही है ना, तो वहां पे फेंसिंग पॉसिबल नहीं होता। सो वहां पे क्या करते हैं, कहीं कहीं पे एक झंडा टाइप लगा देते हैं, सो कहीं कहीं पे नेविगेशन पॉइंट्स लगा देते हैं, ठीक है। सो नेविगेशन पॉइंट्स में कुछ डिस्टरबेंस हुई है, इसीलिए दोनों कंट्रीज के बीच में क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया। बट ये कॉन्फ्लिक्ट पे क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन कहां से आ जाएगा कि ये नर्वा बेसिन कहां पे सिचुएटेड है, बाल्टिक सी में। ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क याद रखना। अब ईस्टर्न पार्ट पे एस्टोनिया है, ये रिवर है नरवाना, इसके जो ईस्टर्न पार्ट है, ईस्ट में वो क्या है, सॉरी, एस्टोनिया के जो ईस्ट है उस पे नरवाना है, और नरवाना के जो वेस्ट पे है वो है रशिया, इसके नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पे क्या है, रशिया। अब ये कनेक्ट करती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार मार्क। देखो मैंने बताया था ना, पेप्सिया रिवर, ये है, ये रिवर का नाम है PEIPSI। अब ये नरवा क्या करती है, कनेक्ट करती है पेप्सी को विद द गल्फ ऑफ फिनलैंड। सीरियस सी बात है, आप मेरी बात सुनो। यहाँ पे जो ये पेप्सी रिवर है, ये पेप्सी रिवर यहाँ से ऐसे जाती है, और ये नर्वा रिवर इस रिवर को कनेक्ट कर देती है, कहां से, इसके साथ। और ये क्या है, ऊपर फिनलैंड है, तो ये क्या है, यहाँ पे गल्फ ऑफ फिनलैंड, ये गल्फ ऑफ फिनलैंड है, ठीक है। सो ये ज्योग्राफिकल लोकेशन याद रखना नर्वा रिवर की। और अब मुझे नहीं लगता कि आज के बाद आपको नर्वा रिवर के बारे में भूल सकते हो, अगर ये एग्जाम में आपके रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। सो इसके बाद पढ़ते हैं कि इंडिया फेस कर रहा है ट्रेड डेफिसिट, ये आज का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। जाते हुए मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, सो बेसिकली उस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। सो ये आज का है लास्ट टॉपिक, ट्रेड डेफिसिट के बारे में। सबसे पहले देखो कि ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, जिन जिनको नहीं पता, ठीक है। सो ट्रेड डेफिसिट का मतलब होता है, अगर किसी भी कंट्री के इंपोर्ट कम हो जाएं एक्सपोर्ट से, तो नहीं, सॉरी, इंपोर्ट उसके ज्यादा हो जाएं एक्सपोर्ट से, उसको बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट। और ट्रेड सरप्लस इसका ऑपोजिट होता है। मतलब एज अ कंट्री इंडिया, अगर इंडिया बाहर से ज्यादा सामान को इंपोर्ट करवा रही है, और जो इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है वो इंपोर्ट के मुकाबले कम हो रहा है, सो मतलब कि इंडिया का जो ट्रेड है वो डेफिसिट के अंदर है। ये क्यों है? क्योंकि आप खुद देखो, आपकी सैलरी, मानो कि आप मंथली, आपको आपको पॉकेट मनी लगा लो कि आपको मंथली पॉकेट मनी मिल रही है, ठीक है। अब लगाओ कि आप बाहर से सामान खरीद रहे हो, तो आपको कुछ भी परचेज करने के लिए क्या करना पड़ रहा है, मनी देनी पड़ रही है, और इन रिटर्न आप के पास जो पैसे हैं ना, आप उन पैसों को डबल नहीं कर पा रहे। जैसे कि आप समझो एक बात, कि मान लो इंडिया इंपोर्ट कर रहा है, इंडिया किसी भी कंट्री को पैसे दे रहा है डॉलर में कि भैया यहाँ पे सामान भेज दो, सो इंडिया की तरफ से पैसे चले गए, उन्होंने यहाँ पे गुड्स भेज दिया, ठीक है। इससे क्या हो रहा है कि इंडिया का जो अपना पैसा है वो कहीं ना कहीं दूसरी कंट्री में जा रहा है। अब इंडिया जो जिन कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर रहा है, मानो कि अगर इंडिया भी अपने गुड्स को दूसरी कंट्री को दे रहा है, तो दूसरी कंट्री वाले इसको परचेज करने के लिए पैसे देंगे इंडिया को, ठीक है। सो इसमें जब डिस्टरबेंस आती है उसको बोला जाता है ट्रेड रूट, की इंडिया बाहर से सामान तो बहुत ज्यादा ले रहा है, बट अपने जो इंडिया के गुड्स हैं उनको बाहर उतना एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। इसकी वजह से जो इंडिया का ट्रेड है वो डेफिसिट में है, वो माइनस में है, ठीक है। सो इट इज अ नेगेटिव ट्रेड बैलेंस व्हेन कंट्री वैल्यू इंपोर्ट इज मोर देन एक्सपोर्ट। अब अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये स्टार मार्क है क्योंकि ये डाटा रिलीज किया गया है। डाटा किसने रिलीज किया है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने। की इंडिया अपने जो टॉप 10 ट्रेड पार्टनर्स है ना, इंडिया के जो टॉप 10 ट्रेड पार्टनर्स है, उनमें से 9 के साथ इंडिया ट्रेड डेफिसिट में चल रहा है। इसी के साथ 3 पॉइंट्स में टॉपिक को मैं कर दूंगा खत्म। पहला पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इंडिया के 5 टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स कौन से हैं जिनसे इंडिया सबसे ज्यादा ट्रेड करता है। पहले नंबर पे आता है चाइना, यस, चाइना आता है, दूसरे पे यूएसए आता है, तीसरे पे यूएई आता है। पहले रशिया होता था बट कॉन्फ्लिक्ट हो गया,
अब रशिया हो गया और फिर आता है सऊदी अरेबिया। सो ये 5 कंट्रीज हैं इंडिया जिसके साथ मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेड करता है, ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वो कंट्रीज जिसके साथ इंडिया ट्रेड डेफिसिट में है। सो इंडिया ट्रेड डेफिसिट में किसके साथ है? चाइना के साथ। इंडिया चाइना से इतना ज्यादा सामान इंपोर्ट कराता है, बट चाइना हमसे उतना ज्यादा सामान नहीं खरीदता। वो मे भी इसलिए नहीं खरीदता क्योंकि उनके सामान वो वहां पे है, बट वो चाइना के लिए पॉजिटिव पॉइंट हो गया, हमारे लिए नहीं है, ठीक है। सो चाइना हो गया, दूसरा रशिया हो गया। सो रशिया के साथ भी सेम किस्सा है हमारा। रशिया में हम इंपोर्ट ज्यादा सामान करवा रहे हैं, एक्सपोर्ट उतना नहीं कर पा रहे। साउथ कोरिया हो गया, हांगकांग हो गया। सो ये बेसिकली 4 ऐसी कंट्रीज हैं जिसके साथ हमारा सबसे ज्यादा ट्रेड डेफिसिट है। अब ये जान के आपको हैरानी होगी कि यूएसए के साथ इंडिया का जो ट्रेड है ना वो सरप्लस में चला हुआ है, कि हम जितना सामान यहाँ से यूएसए भेज रहे हैं ना उतना ही सामान यूएसए से हम खरीद भी रहे हैं। सो बेसिकली जो हमारी ट्रेड है यूएसए के साथ वो एक प्लस पॉइंट पे है, वो नेगेटिव पॉइंट पे नहीं है, जैसे कि चाइना के साथ नेगेटिव पॉइंट पे, राइट। सो ट्रेड सरप्लस में यूएसए, नीदरलैंड, यूके, बेल्जियम, इटली, ये 5 ऐसी कंट्री है जिसके साथ हम ट्रेड सरप्लस में हैं। अब कुछ नेगेटिव्स होते हैं इकोनॉमी पे, ऑब्वियस सी बात है कि आपके डिप्लीशन हो जाएगी फॉरेक्स रिजर्व की। फॉरेक्स रिजर्व होता है एक ऐसी तिजोरी जिसमें आपकी डॉलर होते हैं, टेंडर्स होते हैं, ठीक है। अब एक ऐसी तिजोरी जिसमें से आप मनी को एक्सपेंड करते हो जब आप किसी अदर कंट्री से कुछ गुड्स मंगवाते हो, ठीक है। अगर आपने किसी दूसरी कंट्री से कुछ सामान मंगवाया, सो आपको अपने फॉरेक्स रिजर्व में से उनको क्या देना पड़ेगा? पैसे देने पड़ेंगे। किससे? डॉलर में कर सकते हो आप, या फिर कोई कोई कंट्री होती है जिसमें हम रुपए के साथ भी ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। बट इससे क्या हो रहा है कि आपका फॉरेक्स रिजर्व क्या हो रहा है? खाली होता जा रहा है। भाई ये खाली होता जा रहा है क्योंकि हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है। या फिर वाइडनिंग करंट अकाउंट डेफिसिट। अब ये करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है? ये थोड़ा इकोनॉमी वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अकाउंट डेफिसिट होता है कि मतलब कि ये उसी से रिलेट करते हैं कि आपकी जेब से पैसे तो बाहर जा रहे हैं बट पैसे अंदर आ नहीं रहे इतने ज्यादा, ठीक है। सो इंडिया थोड़ा सा अभी ट्रेड डेफिसिट में चला हुआ है। किन कंट्री के साथ चला ये भी मैंने बता दिया, ठीक है। तो इसी के साथ क्लास को करते हैं एंड। और आज का जो क्वेश्चन आपके लिए है वो है नर्वा रिवर के बारे में, कि नर्वा रिवर जो है उसकी लोकेशन के बारे में है। तो मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि जो नर्वा रिवर हमने पढ़ी थी वो कॉन्फ्लिक्ट कौन सी 2 कंट्रीज के बीच में चला हुआ है नर्वा रिवर को लेके, ठीक है। कि नर्वा रिवर की जो बाउंड्री कंट्रीज आसपास वो कौन सी है, और नर्वा रिवर कौन सी वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है, ठीक है। सो बेसिकली ये आपको आंसर करना है। और इसी के साथ थैंक यू। और कल सीयूईटी के एग्जाम हो चुके हैं खत्म 29 बैच के। आई होप कि जिन्होंने एग्जाम दिया उनके एग्जाम अच्छे हुए हो, ठीक है। अब वापस आ जाते हैं, एनडी की तैयारी करते हैं, सीएपीएफ की तैयारी करते हैं, सीडीएस की तैयारी करते हैं, ठीक है। सो इसी के साथ ऑल द वेरी बेस्ट जो जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं। जीके टॉपिक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जीएस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टेंशन नहीं लेनी, हो जाएगा जीके, ठीक है। सो कल मिलते हैं कुछ नए टॉपिक्स के साथ और कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। गर्मी बहुत है, बाहर मत जाना, ठीक है। बाय बाय।